नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस विषय विशेष पर ये वीडियो छोटा सा आपके लिए बनाया जा रहा है वो है संघ की न्यायपालिका। और संघ की न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, भारत में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कंपनी अधिनियम जो था, उसके तहत सबसे पहले कलकत्ता में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। और सर एलिजा इम्प्रे जो हैं वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के थे इस रूप में, कंपनी के अधिनियम के तहत 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट उसका। उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये कि इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में न्यायिक जो समिति थी उसके सामने आप अपील कर सकते थे। तो यानी सर्वोच्च वाली स्थिति यहाँ नहीं थी। भारत चूँकि संप्रभु नहीं था, गुलाम था, और ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन में अगर किसी समिति में इस न्यायालय के खिलाफ कोई अपील की जा सकती थी तो इसका मतलब वहाँ सर्वोच्चता वाली स्थिति नहीं थी। खैर, यहाँ ये भारत का इस रूप में भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का न्यायालय के रूप में आप मान सकते हो, या कंपनी से संबंधित मामलात, या यूँ कह दीजिए कि भारत में कंपनी से शासित जो राज्य या प्रांत या जो भी इकाइयाँ रही, उन इकाइयों में जो मसले होते थे उनके खिलाफ जो है सर्वोच्च रूप से वहाँ जा कर के अपील की जा सकती थी। 1935 का जो एक्ट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसके आधार पर भी 1936 में दिल्ली में जो है संघीय न्यायालय बनाया गया था। और यहाँ भी वही महत्वपूर्ण बात है कि इसके खिलाफ भी ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल की जो न्यायिक समिति है उसके सामने जा कर के अपील की जा सकती थी, उसमें अपील की जा सकती थी। और भारत जब आज़ाद हुआ और जब भारत में संविधान लागू हुआ तो जो यही संघीय न्यायालय बनाया गया था 1935 के एक्ट के तहत, जो दिल्ली में से था, इसी को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में चुन लिया गया। और ये ध्यान रखने की बात है, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, कि इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 में किया गया था। ध्यान रखना, 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय जो कार्य कर रहा है वर्तमान रूप में, वो कब शुरू हुआ? 28 जनवरी 1950। अब इसके गठन पर हम बात करते हैं। देखो, मूलतः जो संविधान जो है उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, जो कालांतर से बढ़ाते 2009 से जो है ये संख्या 30+1 है, यानी 30 न्यायाधीशों के साथ में एक मुख्य न्यायाधीश। ये स्थिति 2009 के बाद से रही है। और यहाँ ध्यान रखने की बात है कि न्यायाधीशों की संख्या में अभिवृद्धि जो है वो करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ज़रूरत होने पर राष्ट्रपति के द्वारा अतिरिक्त या एड हॉक जज तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसे जो न्यायाधीश हैं या जजेज हैं वो 2 वर्ष के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 124 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। यूँ भारतीय संविधान में अगर हम अनुच्छेदों के हिसाब से बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन आता है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसको शपथ दिलाना, और न्यायाधीश अपना जो इस्तीफा सौंपेगा या त्यागपत्र सौंपेगा तो वह भी राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएगा, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही प्राप्त करेगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 में इनके संबंध में योग्यताएं जो है वो वर्णित की गई है कि कौन व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हो सकता है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता यदि है तो वह न्यायाधीश बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान यहाँ नहीं है, और अधिकतम जो है वो 65 वर्ष की आयु तक उसका कार्यकाल हो सकता है।
अब यहाँ बीच में कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जैसे जजेज केस जो रहा 1993 का, उस पर हम बात करें। वर्तमान में या थोड़े समय पूर्व जो चर्चा में था, आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन विधेयक 121 नंबर 2014, ठीक है। और जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो पर हम बात करें तो वो विस्तृत होगा, इस वीडियो को बड़ा करना होगा। पीजी की किसी क्लास में हम लोग इसके बारे में, अन्य किसी वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ विद्यार्थियों कुछ बातें और ज़रूर आपको जान लेनी चाहिए कि राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय के जजेज हैं उनको हटाए जाने की प्रोसेस क्या है। सामान्य रूप से हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी न्यायाधीश स्वलिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है, या 65 वर्ष की आयु पूर्ण है तो अपने आप हट जाएगा। अन्यथा अनुच्छेद 124(4) में साबित कदाचार या असमर्थता, ये दो बड़े आधार हैं महाभियोग प्रस्ताव के लिए। महाभियोग, इम्पीचमेंट मोशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ये कैसी कंडीशंस में लाया जा सकता है? साबित कदाचार, कदाचार हो लेकिन वो साबित हो, या ध्यान रखना सस्पेक्शन पे नहीं हटाया जा सकता, केवल सस्पेक्ट है तो नहीं हटाया जा सकता। यदि कदाचार साबित होता है तो या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। और ऐसा प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन ला सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और ऐसे प्रस्ताव को जो पीठासीन अधिकारी होगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति हैं, वे इस प्रस्ताव को चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं चाहे अस्वीकार कर सकते हैं। यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या पारंगत विधिवेत्ता जो है वो शामिल होगा। और यदि वो साबित करते हैं जांच में, या समिति साबित करती है, तो फिर इस प्रस्ताव पर बहुमत या मतदान होगा, और सदन का कुल का जो बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मेजोरिटी यानी विशेष मेजोरिटी से अगर एक सदन प्रस्ताव पारित करता है तो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरा सदन भी अगर यही करता है तो ऐसी स्थिति में उसी दिन से, प्रस्ताव पारित करने के दिन से, वह जो पद है जज का वो रिक्त माना जाएगा। अब भारतीय इतिहास में 1992 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उनके त्यागपत्र देने से मामला ही शांत हो गया था। हाल ही कुछ वर्षों पूर्व कोलकाता में जो हाईकोर्ट में जज थे सौमित्र सेन, इनके खिलाफ भी लाया जाना चर्चा में रहा। अनुच्छेद 124(7) क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय का कोई भी जज अवकाश प्राप्ति के बाद भारत में कहीं भी वकालत नहीं करेगा। बड़ा महत्वपूर्ण है जजेस के बारे में कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्त करने के बाद में कहीं भी वकालत नहीं करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इनके कार्यकाल में कभी भी संचित निधि पर भारित वेतन में से अहितकर कटौती संसद नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। केवल यहाँ फिस्कल जो इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, उसको छोड़कर के व्यवस्थाएं ये हैं। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन संसद किसी भी जज के कार्यकाल के दौरान वित्तीय जो स्थितियों हैं या वित्तीय वेतन वगैरह की स्थितियाँ हैं उनमें कटौती नहीं कर सकती। यहाँ ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल के समय केवल न्यायाधीशों का वेतन काट सकते हैं या संसद काट सकती है। एडहॉक जज के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजे यानी चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करता है, और इसके लिए हाई कोर्ट से कोई भी जो योग्य जज है उसको लिया जा सकता है, और इनके वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज उपस्थित होगा या नहीं होगा, यहाँ जो है स्थिति स्पष्ट करने की बात राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त जज को बैठक में बुला सकता है,
और ये ध्यान रखने की बात है कि इनके जो वेतन और भत्ते हैं वे भी क्या होंगे, राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए ही होंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम यदि चर्चा में लें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बतौर नज़ीर या साक्ष्य के तौर पर या सबूत के तौर पर लिए जा सकते हैं, कोट किए जा सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार भी रखता है। यदि आपको कोई आदेश देता है और आप यदि उसे नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायिक अवमानना का दोषी आपको करार दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए आपको दंडित कर सकेगा। आर्टिकल नंबर 130 के तहत स्थान परिवर्तन के संबंध में बात, वर्तमान में नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो यदि चाहे तो स्थान बदल सकता है या एक से अधिक पीठ भी स्थापित कर सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हालांकि अभी कुछ और मामले हैं, कुछ और बातें हैं जिन पर चर्चा किया जाना शेष है, लेकिन वीडियो ये लंबा होगा आपके लिए। अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में प्रारंभिक और अभिलेख जो भी जिस तरह के क्षेत्राधिकार में इनका वर्णन किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।